हाय फ्रेंड्स, अमित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं पॉलिटी मतलब भारत के संविधान का दोस्तों, राज्य व्यवस्था का दोस्तों, घटना चक्र का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। पूर्वावलोकन क्वेश्चन जो अभी तक में जितने सारे एग्जाम हुए, सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन दोस्तों, उन्हीं क्वेश्चन को हम दोस्तों इस बुक में करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी तक में दोस्तों हम 14 से 15 चैप्टर खत्म कर चुके हैं दोस्तों। जो अभी तक नहीं देखे वो दोस्तों इसी चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बना हुआ है दोस्तों, घटना चक्र का, राजनीति शास्त्र का करके दोस्तों, वहाँ जाके आप लोग पूरा इसे बैक का सारा वीडियो दोस्तों एक जगह देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति कल हमें स्टार्ट कर चुके हैं दोस्तों। राष्ट्रपति का पूरा थ्योरी कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, और 1 से 15 नंबर तक का क्वेश्चन भी हो चुका है दोस्तों। आज हम 16 नंबर क्वेश्चन से दोस्तों स्टार्ट करते हैं। 15 तक हो गया था दोस्तों। 16 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में किन दो केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है? वे हैं दोस्तों, कौन कौन से हैं दोस्तों? तो दोस्तों वे हैं दिल्ली एवं पुदुचेरी दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। राज्यों के विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य ये सम्मिलित नहीं है दोस्तों। बाद बाकी लोकसभा में निर्वाचित सदस्य दोस्तों। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है दोस्तों? देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों। राज्यों की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों के विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण के सदस्य हैं? नीचे दिए कोट की सही उत्तर चुनिए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों, देखिए संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य गलत है दोस्तों, निर्वाचित सदस्य होगा। राज्य विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य ये सही है दोस्तों। संघ राज्य क्षेत्रों के विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य ये भी सही है। संघ राज्य सभी का नहीं दोस्तों, सिर्फ दिल्ली और पुदुचेरी का। और सभी राज्यपाल तथा उपराज्यपाल ये भी गलत है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं दोस्तों? कौन कौन? तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही है। संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभा को सभी निर्वाचित सदस्य दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव मंडल के सदस्य होते हैं दोस्तों। कौन कौन होते हैं दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, लोकसभा के चुने हुए सदस्य होते हैं, राज्यसभा के चुने हुए सदस्य होते हैं, और 3 में है दोस्तों राज्य विधानसभा के चुने हुए सदस्य होते हैं। लोकसभा के चुने हुए सदस्य, राज्यसभा के और राज्य विधानसभा के चुने हुए सदस्य होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। राज्यसभा, लोकसभा, राज्यों की विधानसभा को निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है दोस्तों। तो भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, संसद सदस्य, संसद तथा राज्य विधानसभा सदस्य। तो फिर दोस्तों इसमें लोकसभा द्वारा चुना जाता है, राज्यसभा द्वारा चुना जाता है दोस्तों, और संसद मतलब जो भी होता है दोस्तों निर्वाचित सदस्य द्वारा समझित चुना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है दोस्तों? सही नहीं है, तो ऑप्शन देखिए दोस्तों डी सही नहीं है दोस्तों। निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जाता है, बिल्कुल गलत है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है। इसमें सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं में के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को भी इसमें शामिल किया गया है। अनुच्छेद 56 के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करता है, तथा वो अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता है जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है। निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने अर्थात किसी विधानसभा के बर्खास्त होने की वजह से राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है। अन्य सभी विकल्प सही है दोस्तों। राष्ट्रपति के निर्वाचन के मामले में AIR 1974 SC 1682 सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन को इस आधार पर न तो स्थगित किया जा सकता है और न ही अवैध ठहराया जा सकता है कि किसी राज्य विधानसभा को भंग कर दिए जाने के कारण निर्वाचक नामावली अधूरी थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए कम से कम दोस्तों, कम से कम दोस्तों, ये सब गलत है दोस्तों। 50 प्रस्तावक होना चाहिए दोस्तों। देखिए, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 में यथा संशोधित के तहत भारत के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए कम से कम 50 निर्वाचकों, निर्वाचित सदस्यों एवं विधायकों का प्रस्ताव होना आवश्यक है तथा साथ ही कम से कम 50 निर्वाचकों, निर्वाचित सांसदों एवं विधायकों द्वारा, देखिए दोस्तों, इसका जो है 60 निर्वाचकों द्वारा प्रस्ताव का समर्थन किया जाना चाहिए। 1997 से पूर्व प्रस्तावकों एवं अनुमोदकों की संख्या 10 थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा दोस्तों, केवल 2। देखिए, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचन मंडल में दोस्तों, तो 2 में देखिए क्या है, एक निर्वाचित संसद सदस्य के मत का मूल्य जो होता है दोस्तों, सभी निर्वाचित विधानसभा सदस्यों के मतों का कुल मान बटे निर्वाचित संसद सदस्यों की कुल संख्या दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सिर्फ 2 दोस्तों सही है, केवल 2। देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका सूत्र अनुच्छेद 55 में वर्णित है, जिसके अनुसार केवल बी सही है दोस्तों। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के मत का मूल्य राज्य की जनसंख्या बटे दोस्तों राज्य की विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या इंटू 1000। उपयुक्त सूत्र में यदि शेष 500 से अधिक है तो मतों के मूल्य में 1 जोड़ दिया जाएगा, जबकि इसमें कम होने पर उसे नहीं गिना जाएगा दोस्तों। साथ ही यहाँ जनसंख्या से तात्पर्य अनुच्छेद 55 के स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष 2026 के पश्चात की गणना पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने तक 1971 की जनगणना में अभिनिश्चित जनसंख्या से है। संसद के निर्वाचित सदस्यों के मत का मूल्य जो होता है दोस्तों, सभी निर्वाचित विधानसभा सदस्यों के मतों का कुल मान बटे दोस्तों निर्वाचित संसद सदस्यों की कुल संख्या है दोस्तों। उपयुक्त सूत्र में यदि शेषफल आधे से कम है तो नहीं गिना जाएगा और यदि ज़्यादा है तो उसे 1 गिना जाएगा दोस्तों। 12वें राष्ट्रपति चुनाव में तथा वर्ष 2017 में संपन्न 15वें राष्ट्रपति चुनाव में भी 48 से 96 मतदाता थे, अतः कथन 3 गलत है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो है ऑप्शन नंबर 1 केवल 1 दोस्तों सही होगा। एक में दोस्तों, प्रत्येक MLA के वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। प्रत्येक MLA के वोट का मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 55 में दी गई राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है, जिसमें राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राज्य की विधानसभा के प्रत्येक सदस्य का मत मूल्य निम्न सूत्र से निकाला जाता है। राज्य की जनसंख्या बटे विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या, राज्य की जनसंख्या बटे विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या इंटू 1000 दोस्तों। प्रत्येक राज्य की जनसंख्या तथा कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या भिन्न भिन्न होने के कारण प्रत्येक MLA विधानसभा सदस्य का मत मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। इस प्रकार कथन 1 सही है दोस्तों। आगे है, संसद के एक सदस्य का मत मूल्य निकालने हेतु निम्न सूत्र का उपयोग किया जाता है। सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मत मूल्य का योग बटे संसद के दोनों सदनों लोकसभा प्लस राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या। आगे है दोस्तों, अतः स्पष्ट है कि लोकसभा के प्रत्येक सदस्य तथा राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का मूल्य समान होता है। यदि एक सदस्य के मत मूल्य की गणना की जाए तो दोनों सदनों में के प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य एक समान मतलब 7 से 8 होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता यदि, ठीक है दोस्तों, यदि ऑप्शन सी है, वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो दोस्तों। राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का अगर सदस्य है तो वह मुख्यमंत्री मतलब मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, देखिए, अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानमंडल के उच्च सदन अर्थात विधान परिषद के सदस्य मतदान नहीं कर सकते हैं। अतः यदि मुख्यमंत्री इस सदन का सदस्य है तो वह राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है मित्रों।
नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के वोटों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को विधानसभा की कुल निर्वाचित सदस्य संख्या द्वारा विभाजित कर प्राप्त भागफल की 1000 के गुणकों के बराबर होती है। वर्तमान स्थिति 1997 में जनसंख्या से तात्पर्य किस वर्ष की जनगणना द्वारा तय यथा अभिनिश्चित जनसंख्या है दोस्तों 1971 जनगणना के द्वारा 1971 जनगणना दोस्तों। देखिए दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन 1976 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन में जनसंख्या से आशय 1971 की जनगणना द्वारा अभिनिश्चित जनसंख्या से है। 84वें संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा इसे अब वर्ष 2026 के पश्चात की पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने तक के लिए निर्धारित किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 55 के स्पष्टीकरण में इस बात का उल्लेख किया गया दोस्तों। नेक्स्ट फ्रेंड्स, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है दोस्तों? तो दोस्तों पढ़ा लिखा हो यह आवश्यक नहीं है। मतलब कि आयु 35 वर्ष हो, सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो और देश का नागरिक हो, ये तीनों होना चाहिए। पढ़ा लिखा हो ये नहीं होना चाहिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 58 के 1 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताओं का उल्लेख किया गया है, जिसके अनुसार उम्मीदवार का पढ़ा लिखा होना अर्हता नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए दोस्तों। देखिए ऑप्शन दोस्तों इसका सिर्फ 2 सही है। उसे 35 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए, उसे 35 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए दोस्तों। बाद बाकी ये दोनों, उसे भारत का जन्मा नागरिक होना चाहिए, उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए, संसद सदस्य की योग्यता रखनी चाहिए दोस्तों। इसमें क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें से सही है दोस्तों, सिर्फ 2 सही है दोस्तों और सब सही नहीं है। देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने के लिए अनुच्छेद 58 के 1 के अनुसार निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए दोस्तों। वह दोस्तों भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, अतः स्पष्ट राष्ट्रपति पद हेतु भारत का नागरिक होना आवश्यक है, न कि भारत का जन्मा नागरिक। इसी प्रकार उसे संसद, राज्यसभा एवं लोकसभा का सदस्य नहीं बल्कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए दोस्तों, लोकसभा की। नेक्स्ट दोस्तों, एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु दोस्तों देखिए ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। बिल्कुल सही दोस्तों। देखिए दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 59 के 1 के अनुसार यदि संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। इसलिए दोस्तों 32 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है दोस्तों? तो ऑप्शन डी सही है दोस्तों, अनुच्छेद 57। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है दोस्तों? तो अनुच्छेद 57 दोस्तों। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता निर्धारित करता है। इस अनुच्छेद के अनुसार कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है, इस संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए उस पद के लिए पुनः निर्वाचन का पात्र होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है दोस्तों किसे? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय को दोस्तों सौंपा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को अनुच्छेद 71 के 1 के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाएगा और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया विनिश्चय अंतिम होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है दोस्तों। तो अपने पद ग्रहण करने के दोस्तों दिन से दोस्तों 5 वर्षों तक रहता है दोस्तों। अनुच्छेद 56 के 1 के अनुसार राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देते हैं दोस्तों? तो उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 56 के 1 के क के अनुसार भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देता है और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत देता है, अनुच्छेद 56 के 2 के तहत दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है दोस्तों? किसको सौंपता है? तो देखिए दोस्तों ऑप्शन बी सही होगा, भारत के उपराष्ट्रपति को सौंपता है दोस्तों।
भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है दोस्तों? तो भारत के उपराष्ट्रपति को सौंपता है। नेक्स्ट दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है दोस्तों, तो ऑप्शन डी सही है दोस्तों, संसद द्वारा। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 56 के खंड 1 के उपखंड ख के अनुसार संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया रीति से संसद द्वारा चलाए गए महाभियोग के माध्यम से पद से हटाया जा सकता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है दोस्तों? तो अनुच्छेद 61 के द्वारा दोस्तों, अनुच्छेद 61 के द्वारा चलाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स 39 में है, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में वर्णित है दोस्तों? तो अनुच्छेद 61 में दोस्तों वर्णित है, अनुच्छेद 61 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है? तो महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है दोस्तों। भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है दोस्तों, महाभियोग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो संसद के किसी भी सदन द्वारा दोस्तों नहीं लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है दोस्तों? संसद के किसी भी सदन द्वारा महाभियोग का आरोप संसद के किसी सदन द्वारा लगाया नहीं जा सकता दोस्तों, और संसद के सदन द्वारा लगाया जा सकता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 61 में किया गया है। अनुच्छेद 61 के 1 के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद का कोई सदन लगाएगा, और अनुच्छेद 61 के 3 के अनुसार दूसरा सदन उस आरोप का अन्वेषण करेगा या कराएगा, और ऐसे अन्वेषण में राष्ट्रपति को स्वयं उपस्थित होने का तथा अपना प्रतिनिधित्व कराने का अधिकार होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा भारतीय राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है दोस्तों? अनुच्छेद 61 दोस्तों, अनुच्छेद 61। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्न में से भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है दोस्तों? तो संसद के दोनों सदनों को है दोस्तों, संसद के दोनों सदनों को है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है दोस्तों? तो संसद के दोनों सदनों द्वारा दोस्तों, संसद के दोनों सदनों द्वारा लगाया जा सकता है। संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है दोस्तों? संसद के दोनों सदनों द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, 14 दिन पूर्व सूचना आवश्यक है दोस्तों। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के अतिक्रमण के आधार पर चलाया जा सकता है जब संसद का कोई सदन इस प्रकार का आरोप लगाए। संविधान के अनुच्छेद 61 के 2 के अनुसार ऐसा कोई आरोप तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि ऐसा आरोप लगाने की प्रस्तावना किसी ऐसे संकल्प में अंतर्विष्ट नहीं है जो कम से कम 14 दिन की ऐसी लिखित सूचना के दिए जाने के पश्चात प्रस्तावित किया गया हो। इस प्रकार 14 दिन की अग्रिम सूचना के साथ इस संकल्प पर सदन की कुल सदस्य संख्या कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर भी होने चाहिए तथा उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा ऐसा संकल्प पारित भी होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है दोस्तों? तो राज्यों की विधानसभा है दोस्तों, राज्यों की विधानसभा है। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है जो संसद में चलाई जाती है। इसमें राज्यों की विधानसभाएं भाग नहीं लेती हैं, जबकि अनुच्छेद 54 के ख के अनुसार राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का भाग है दोस्तों। ध्यातव्य है कि राज्यों की विधान परिषदें राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का भाग नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया क्या है दोस्तों? तो अर्धन्यायिक प्रक्रिया है दोस्तों, अर्धन्यायिक प्रक्रिया है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए दोस्तों, 6 माह में भर लिया जाना चाहिए, 6 माह में। संविधान के अनुच्छेद 16 के 1 के अनुसार राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा। अनुच्छेद 62 के 2 के अनुसार यदि रिक्ति राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने के कारण हुई है तो उसकी रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन रिक्ति होने की तारीख के पश्चात यथाशीघ्र और प्रत्येक दशा में 6 माह बीतने से पहले किया जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, पदासीन राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से भिन्न किसी कारण से उत्पन्न होने वाली रिक्ति की दशा में रिक्ति भरने के लिए निर्वाचन
अवश्य हो जाना चाहिए दोस्तों। रिक्ति होने की तिथि से 6 माह के भीतर दोस्तों, रिक्ति होने की तिथि से 6 माह के भीतर दोस्तों। देखिए, पदासीन राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से भिन्न किसी कारण से उत्पन्न होने वाली रिक्ति की दशा में रिक्त भरने के लिए निर्वाचन अवश्य हो जाना चाहिए दोस्तों, रिक्ति होने की तिथि से 6 माह के भीतर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 50 नंबर, भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद में हुई रिक्ति को भरने की समय सीमा क्या है दोस्तों? तो 6 माह है दोस्तों, 6 माह है। भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद में हुई रिक्ति को भरने की समय सीमा क्या है दोस्तों? तो 6 माह है दोस्तों, 6 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्याग पत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है दोस्तों? तो ये दोस्तों कर सकता है 6 माह तक कर सकता है दोस्तों, 6 माह तक। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 62 के 2 के अनुसार राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पदच्युत या अन्य कारण से हुई उसके पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन रिक्ति तिथि से 6 माह बीतने से पहले किया जाएगा। अर्थात अनुच्छेद 65 के 1 के अनुसार ऐसी दशा में उपराष्ट्रपति 6 माह तक राष्ट्रपति रह सकता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा दोस्तों? तो उसका कार्यभार दोस्तों उपराष्ट्रपति संभालेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, अनुच्छेद 65 के अनुसार यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो पद का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेगा या तथा यदि किन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति को उपलब्ध नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसके न रहने पर उसी न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश जो उस समय उपलब्ध है राष्ट्रपति के कृत्यों को संपादित करेगा। राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969, प्रेसिडेंट्स डिस्चार्ज ऑफ फंक्शन बिल 1969। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो कोई उपराष्ट्रपति भी न हो तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा दोस्तों? तब तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, तो याद रखिए सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है दोस्तों? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, यदि भारत में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद एक ही समय बिंदु पर खाली हो जाता है तो राष्ट्रपति का पद अस्थायी तौर पर निम्नांकित अधिकारी धारण करेगा दोस्तों। कौन धारण करेगा दोस्तों? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश धारण करेगा। नेक्स्ट दोस्तों, कथन है कारण है। देखिए, अपने कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता दोस्तों। कारण दोस्तों, राष्ट्रपति का पद संविधान के उससे ऊपर दोस्तों। देखिए, ये गलत है दोस्तों, ये गलत लग रहा है और बी कारण गलत, ये सही है कारण गलत है दोस्तों। कथन सही परंतु कारण गलत है दोस्तों, इसका सी आंसर होना चाहिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसमें संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा तथा अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, परंतु संसदीय शासन व्यवस्था होने के कारण राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। अनुच्छेद 361 के 1 के तहत राष्ट्रपति या राज्यपाल को उनके द्वारा किए गए शासकीय कार्यों के लिए विधिक कार्यवाही से उन्मुक्ति प्राप्त है दोस्तों। अनुच्छेद 361 के 2 के अनुसार अपने कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में आपराधिक दांडिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, परंतु अनुच्छेद 361 के 4 के प्रावधान के तहत उनके द्वारा व्यक्तिगत हैसियत से किए गए कार्य के संबंध में उनके विरुद्ध अनुतोष का दावा करने वाला दीवानी सिविल मुकदमा तत्संबंधी विस्तृत लिखित सूचना उन्हें या उनके कार्यालय में देने के 2 माह पश्चात चलाया जा सकता है। अतः प्रश्नगत कथन सही नहीं है। साथ ही राष्ट्रपति का पद संविधान के ऊपर नहीं होता, इसलिए कारण भी गलत है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया दोस्तों? तो अनुच्छेद दोस्तों 44 के द्वारा, अनुच्छेद 44 के द्वारा। देखिए दोस्तों, 44वां संविधान संशोधन है, सॉरी दोस्तों, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा अनुच्छेद 74 के 1 में दोस्तों जो है एक परंतुक जोड़ा गया, जिसके तहत राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन सी इसका सही होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं दोस्तों।
देखिए अनुच्छेद 85 के 2 के ख के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है, किंतु राष्ट्रपति की यह शक्ति अनुच्छेद 74 के 1 के अधीन है, अर्थात वह ऐसा केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अनुशंसा या सलाह पर कर सकता है। उल्लेखनीय है कि मंत्रिमंडल में कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं। जबकि मंत्रिपरिषद में सभी कैबिनेट राज्य उपमंत्री मंत्री शामिल होते हैं। हालांकि मंत्रिपरिषद द्वारा लोकसभा में बहुमत खो देने पर उसके द्वारा तय की गई लोकसभा को समय पूर्व भंग करने की सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होती है, तथा इस संदर्भ में राष्ट्रपति अपने विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रपति डैश की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं दोस्तों, तो मंत्रिपरिषद के अनुशंसा पर। दोस्तों नेक्स्ट दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है दोस्तों ये राष्ट्रपति के द्वारा आहूत की जाती है। दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा आहूत की जाती है। देखिए दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत किसी विधेयक पर दोनों सदनों के मध्य गतिरोध की स्थिति में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जा सकती है। अनुच्छेद 118 के 4 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। दोस्तों नेक्स्ट है दोस्तों, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है। दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जाती है। दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन एक बुला सकता है दोस्तों, तो राष्ट्रपति दोस्तों बुला सकता है, राष्ट्रपति। नेक्स्ट दोस्तों, निम्न में से कौन सी अभिव्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने की सूचना के संबंध में उचित है दोस्तों, तो राष्ट्रपति का आशय। दोस्तों राष्ट्रपति का आशय। देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति का आशय इंटेंशन अभिव्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने की सूचना के संबंध में उचित है। संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार राष्ट्रपति किसी विधेयक पर कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत कर सकता है, तथा राष्ट्रपति विधेयक पर विचार विमर्श करने और मत देने के प्रयोजन के लिए सदनों को संयुक्त बैठक में अधिवेशित होने के लिए आहूत करने के अपने आशय की सूचना यदि वे बैठक में हैं तो संदेश द्वारा, या यदि वे बैठक में नहीं है तो लोक अधिसूचना द्वारा देगा। दोस्तों नेक्स्ट दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका बी सही है दोस्तों। बी नंबर दोस्तों, वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है, दोस्तों यह सही नहीं है दोस्तों। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रीय संसद का एक संघटक भाग है। अनुच्छेद 86 के 1 के तहत वह प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है, तथा वह संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत विशेष परिस्थितियों में अध्यादेश जारी कर सकता है, परंतु वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग नहीं लेता है। दोस्तों नेक्स्ट दोस्तों 65 नंबर, और दोस्तों ये हमारे सेशन का आज ये आखिरी क्वेश्चन है। देखिए कथन कारण दोस्तों, राष्ट्रपति संसद का भाग है, और कारण दोस्तों संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बन सकते। देखिए दोनों ऑप्शन सही है दोस्तों, और सही स्पष्टीकरण भी है दोस्तों। देखिए दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार भारत की संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों राज्यसभा एवं लोकसभा से मिलकर बनेगी। साथ ही अनुच्छेद 111 के तहत संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही कानून का रूप लेता है। इस प्रकार कथन एवं कारण दोनों सही है, तथा कारण कथन की सही व्याख्या है। दोस्तों देखिए दोस्तों, अपना सेशन को दोस्तों आज यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों कल से 66 नंबर से क्वेश्चन होगा दोस्तों, और कल दोस्तों इस टॉपिक को खत्म कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों सेशन देखने के लिए। अगर आपको यह सेशन पसंद आया दोस्तों तो मेरे सेशन को लाइक जरूर कीजिए दोस्तों, और आप अपने किसी व्हाट्सएप ग्रुप में किसी एक ग्रुप में इसको शेयर कीजिए दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।